हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाइजर्स हब। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स बुक का पहला चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के बारे में। तो इस चैप्टर में हम कुछ की टर्म्स हैं जो स्टडी करेंगे और उनका मीनिंग बहुत ही इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में सीखेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिन्हें अभी तक इकोनॉमिक्स बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रही थी, बहुत ही बोरिंग लग रही थी। तो अगर आपने थंबनेल देख के इस वीडियो पे क्लिक किया है फॉर द पर्पस ऑफ हैविंग एक्सक्लूसिव एक्सप्लेनेशन, तो मैं आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही क्लिक किया है, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स को बहुत ही इजी एंड सिंपल मैनर में स्टडी करेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द बेयर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग है सिंपल सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज़ योर सब्जेक्ट जो आप स्टडी कर रहे हो इस टाइम में, जो आप क्लास 11th में एज माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, क्लास 12th में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। तो इकोनॉमिक्स इज सिंपल अ सब्जेक्ट जिसमें आप स्टडी करते हो कि हम हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करें। दिस इज़ द बियर मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। Economics is a branch of knowledge which studies how to fulfill unlimited wants with limited resources. Resources यहाँ पे कोई भी हो सकते हैं. It can be natural resources, it can be human resources, it can be physical resources, it can be money. आप कोई भी रिसोर्स लेके चलो तो सभी रिसोर्सेज लिमिटेड ही होंगी। Whereas हमारी जो wants हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, जो हमारे नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो उन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हम दीज लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। एक और मीनिंग है इकोनॉमिक्स का जो है इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर जिसमें हम डील करते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट। देखो, अगर आपके रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड हों, अगर आपकी वांट्स भी अनलिमिटेड हों, तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू डोंट हैव एनी चॉइस, राइट। तो क्योंकि आपके पास इतने सारे पैसे हैं, आप अपनी सारी वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। प्रॉब्लम राइजेज व्हेन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उस लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए जब हमने अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना है, तो हम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल करें, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, वांट्स अनलिमिटेड हैं, तो हम कैसे फुलफिल करें अनलिमिटेड वांट्स को विद दैट लिमिटेड रिसोर्सेज। तो जो वो प्रॉब्लम है उसे हम बोल देते हैं स्कार्सिटी, उसे हम बोलते हैं स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज टू फुलफिल अनलिमिटेड वांट्स। क्योंकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, उनको हम लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करेंगे? नहीं पूरा कर सकते ना। उनको पूरा करने के लिए हमें हमेशा ही डिसाइड करना होगा कि हम कौन सी बेस्ट ऑल्टरनेटिव का यूज़ करते हुए हमारी अनलिमिटेड वांट को पूरा करें। क्लियर? तो जब हम डिसाइड करते हैं, जब हम डिफरेंट ऑप्शंस में से चूज़ करते हैं, उसे हम बोलते हैं चॉइस। तो चॉइस कम्स एज अ रिजल्ट ऑफ स्कार्सिटी। तो चॉइस हम क्यों चूज़ करेंगे? हम इसलिए चूज़ करेंगे कि हर एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो, प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है उसकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम हो, उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और जो सोसाइटी है एज अ होल, सारी सोसाइटी का जो वेलफेयर है वो भी मैक्सिमम हो। ओके, तो हमने क्या देखा कि हम रिसोर्सेज का ऐसे यूटिलाइज करेंगे कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स तो फुलफिल हों, साथ के साथ कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम बेनिफिट, कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर गेट्स द मैक्सिमम प्रॉफिट, एंड सोसाइटी एज अ होल गेट्स द मैक्सिमम वेलफेयर। ओके, चलो, आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो हम मूव ऑन करते हैं टू द मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस इन डिटेल। अभी स्कार्सिटी मैंने आपको क्या बताया? स्कार्सिटी इज अ सिचुएशन when we have limited resources, right? So scarcity is a situation when what you have is less than what you wish to have, because we have limited resources but हमारी जो wishes हैं, wants हैं, वो ज़्यादा हैं, तो that's a situation of scarcity. इन अदर वर्ड्स, जब हमारी सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज कम होती है देन द डिमांड ऑफ रिसोर्स, जहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं व्हेन आवर डिमांड ऑफ रिसोर्स इज़ मोर देन द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारी डिमांड है, जो हमारी वांट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो उन वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो हमारी सप्लाई है
वो कम है रिसोर्सेज की, तो दैट्स अ सिचुएशन ऑफ स्कार्सिटी। अब इसको कैसे डील करेंगे? तो जब हमने स्कार्सिटी की सिचुएशन को डील करना है, सॉल्व करना है, तो हमें चूज़ करना पड़ेगा फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। तो हम कैसे चूज़ करेंगे? वो चूज़ करेंगे, पहले हम देखेंगे क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं तो हम उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस देखेंगे। ऑल्टरनेटिव यूजेस हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़ देखेंगे और उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे। अच्छा, तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके पास 10,000 रुपीज़ है, यू हैव 10,000 रुपीज़। अगर आप इन 10,000 रुपीज़ को लेंड करना चाहते हो टू पर्सन ए, टू पर्सन बी और टू पर्सन सी, आपके पास यू हैव 3 ऑप्शंस नाउ। आप ए को भी दे सकते हो पैसा, बी को भी दे सकते हो और सी को भी दे सकते हो। बट इंटरेस्ट रेट क्या होगा? अगर आप ये 10,000 रुपीज़ ए को दोगे तो ए आपको 10% इंटरेस्ट देगा, बी आपको 5% इंटरेस्ट देगा और सी आपको सिर्फ 3% इंटरेस्ट देगा। क्लियर? अगर आप 10,000 रुपीज़ ए को दे रही हो तो इन रिटर्न ए आपको 10% उस पर इंटरेस्ट दे रहा है, बी से आपको इनकम हो रही है 5% की और सी से इंटरेस्ट के रूप में इनकम हो रही है 3% की। तो आप किसको चूज़ करोगे? तब बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ करोगे ना, क्योंकि आपके पास रिसोर्स कम है। रिसोर्स आपके पास 10,000 ही है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे? तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इन 3 ऑप्शंस में से किसको चूज़ करोगे, इन आप 3 ऑप्शंस में से आप किसको लैंड करोगे। तो अगर मैं होंगी तो मैं ए को लैंड करूँगी, बिकॉज उससे मुझे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे ए से मिल रहा है। तो मैं ये 10,000 रुपीज़ ए को लैंड करूँगी, बिकॉज अभी मैंने चूज़ किया है फ्रॉम द 3 ऑप्शंस 1 ऑप्शन जो कि मेरा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। तो इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ही हम बोलते हैं चॉइस। जो सो चॉइस इज नथिंग एल्स बट अ आउटकम ऑफ स्कार्सिटी, जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव में से। हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, हम उनमें से एक ही चूज़ करेंगे जो बेस्ट होगी। हमने सारे के सारे क्यों नहीं यूज़ की? बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम हर एक को लैंड कर सकें, तो हमें फिर चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्स तो हमें चूज़ करना पड़ेगा, राइट? तो क्या क्या ऑप्शंस हैं? चॉइस होती क्यों है, क्यों हमें चूज़ करना पड़ता है? बिकॉज रिसोर्सेज स्कार्स हैं, लिमिटेड है, एंड सेकेंडली उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है मिल्क की। अगर आप मिल्क की बात करो, अगर आपके पास मिल्क अबंडेंस में हो, बहुत ज़्यादा हो, तो आप उसमें से घी भी निकाल सकते हो, उसको ऐसे भी ले सकते हो, राइट? उसको आप दही की फॉर्म में भी ले सकते हो। तो यू कैन यूज़ मिल्क in the form of curd, in the form of cheese, in the form of ghee, in the form of cream also, because the resource has different options to choose from, right? बट आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपने मिल्क को एज अ मिल्क कंज्यूम करना है, या आपने उसको घी के रूप में कंज्यूम करना है, या आपने उसको कर्ड के रूप में कंज्यूम करना है, राइट? बिकॉज द रिसोर्सेज हैज़ ऑल्टरनेटिव यूजेस, बट a person has to choose only one alternative and that alternative should be best. Clear? चलिए, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक एक ही सब्जेक्ट है, बट जब हम उसको स्टडी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे, तो उसे हम बोलते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको अगर मैं बहुत ही बेयर मीनिंग बताऊं माइक्रो का और मैक्रो का क्या होता है। माइक्रो का मीनिंग स्मॉल एंड मैक्रो का मीनिंग लार्ज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म, अ कंज्यूमर और अ स्मॉल एरिया। जब हम एक छोटे से एरिया की स्टडी की करते हैं बात, तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। बट व्हेन वी स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट लार्जर पिक्चर, एट लार्जर लेवल ऑफ द इकॉनमी एज अ होल, जब हम पूरी की पूरी इकॉनमी की स्टडी करते हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कंसर्न्ड विद माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म। जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है एक इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के आउटपुट से। बट व्हेन वी स्टडी द आउटपुट ऑफ एवरी प्रोड्यूसर इन एन इकॉनमी, सभी के सभी प्रोड्यूसर का कितना आउटपुट आ रहा है, उनका क्या प्राइस लेवल है, सभी प्रोडक्ट्स का क्या प्राइस चल रहा है एक इकॉनमी में, तो वो हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। Microeconomics is also known as theory of price, whereas macroeconomics also known as theory of income and employment, because हम एक पूरी की पूरी इकॉनमी में कितना आउटपुट हो रहा है,
अगर इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली होगी, एम्प्लॉयमेंट मिली है तो उनके पास इनकम भी हुई होगी, अगर इनकम हुई है तो क्या डिमांड चल रही है इकोनॉमी में, अगर इतनी डिमांड चल रही है तो लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को जब हम एक लार्जर पिक्चर पे स्टडी करते हैं वो हम करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स रिमेन्स कांस्टेंट। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब हम स्टडी करेंगे तो जो मैक्रो वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट ही रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कौन से हैं? जो मैक्रो में अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, आप इन्फ्लेशन की बात कर लो, डिफ्लेशन की बात कर लो, एग्रीगेट डिमांड की बात कर लो, एग्रीगेट सप्लाई की बात कर लो। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानकर चलते हैं। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं। क्लियर? नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट फोर्सेस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। अभी मार्केट फोर्सेस क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। Demand and supply are the two market forces that plays a significant role in microeconomics, whereas in macroeconomics, government plays a significant role. मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई तो काम करती हैं, उनके साथ साथ उनका करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है एट अ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल। तो ये था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस। तो लेट्स समराइज द difference between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics studies the economic activities at smaller level, whereas macroeconomics studies the economic issues and economic problems at larger level. उसके बाद एक कंसेप्ट और है जो बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं जिसके रिगार्डिंग, वो है व्हाट यू मीन बाय पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अभी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है और उनमें क्या डिफरेंस है? देखो बच्चों, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जब हम इकोनॉमिक इश्यूज को पढ़ते हैं जो पास्ट में थे, अभी क्या चल रही हैं और फ्यूचर में क्या होंगी। पास्ट में पॉवर्टी कितनी थी, फॉर एग्जाम्पल पास्ट में पॉवर्टी कितनी थी, अभी पॉवर्टी कितनी है और आगे पॉवर्टी क्या होगी। जब गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो पॉवर्टी को अफेक्ट करेंगी, जिनसे पॉवर्टी के लेवल्स हैं वो डिक्लाइन होंगी। तो जब हम इन स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ जाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ऑल्सो डील्स विद व्हाट वाज क्या था, व्हाट इज क्या है, what would be क्या होगा, at the time of independence what was the level of poverty, now what is the level of poverty, what would be the level of poverty after 5 years, 5 साल बाद क्या होगा। तो जब हम इन स्टेटमेंट्स की बात करते हैं ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आ जाता है, बिकॉज दीज आर ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू पॉवर्टी। तो उनके लिए अगर हमने पॉवर्टी की स्टडी करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है। हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है, हर साल बजट आता है जिसमें पॉवर्टी की फिगर्स होंगी। तो हम अगर वहाँ से वो वाली फिगर्स उठाएंगे और देखेंगे कि कितनी पॉवर्टी पहले थी, अभी कितनी पॉवर्टी है, तो हमारे पास एक परसेंटेज होगी पॉवर्टी की। तो हमारे पास एक प्रॉपर फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए। तो जब हमारे पास एक स्टेटमेंट और एक ऑब्जर्वेशन को स्टडी करने के लिए प्रॉपर फैक्ट्स हैं, प्रॉपर फिगर्स हैं और हम उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि पॉवर्टी सच में उतनी थी या नहीं, क्या सच में इतनी पॉवर्टी है या नहीं। जब हम उसके ट्रूथ को उसकी क्या वो ऑब्जर्वेशन ट्रू है, क्या वो ऑब्जर्वेशन फॉल्स है, जब हम उसको स्टडी कर सकते हैं तो वो आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बना है वर्ड नॉर्म से। नॉर्म्स, अभी नॉर्म्स का क्या मतलब है? नॉर्म्स का मतलब होता है रूल्स। जो हम चाहते हैं कि एक आइडल इकॉनमी ऐसी होनी चाहिए, एक इकॉनमी में ऐसा होना चाहिए। तो जब हम डील करते हैं ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट के बारे में, जो भी इकोनॉमिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं, उनके क्या ओपिनियंस हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज। बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं। इन्फ्लेशन कैन बी द इशू, एम्प्लॉयमेंट कैन बी द इशू, प्राइस वॉलेटिलिटी कैन बी द इशू। तो इतने सारे जो हमारी इकोनॉमी के इश्यूज हैं उनको रिलेटेड डिफरेंट इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, उनके क्या ओपिनियंस हैं, उनको जब हम देखते हैं वो देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अभी नॉर्मेटिव
इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज़ हैं उनके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं और वो भी डिफरेंट हो सकते हैं। एक इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन दूसरी इकोनॉमी से मैच नहीं करेगा। इसमें हम स्टडी करते हैं व्हाट और टू बी, क्या होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट क्या बोलेंगे कि हमारा इन्फ्लेशन 4% में होना चाहिए। बी इकोनॉमिस्ट बोलेगा कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 6% होना चाहिए। सी इकोनॉमिस्ट विल से नो 2% इन्फ्लेशन इज़ गुड। तो हर एक पर्सन के अपने ओपिनियन होंगे, हर एक इकोनॉमिस्ट के अपने ओपिनियन होंगे, तो वो बोलेगा कि एक इकोनॉमी में ऐसा होना चाहिए। तो ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हैं उनमें जो ओपिनियंस हैं उनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट वेरीफाई द ओपिनियंस ऑफ इकोनॉमिस्ट बिकॉज हमारे पास प्रॉपर फैक्ट्स नहीं हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमारे पास फैक्ट्स होती हैं, फिगर्स होती हैं, बट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हमारे पास प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होती। क्योंकि फैक्ट एंड फिगर्स नहीं होते हम इनको वेरीफाई नहीं कर सकते फॉर द ट्रूथ और फॉल्स। क्लियर? नाउ फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है कि एमजी नरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो एमजी नरेगा स्कीम है गवर्नमेंट की, वो एक दिन अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर देगी। सो ये एक ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है, किसी इकोनॉमिस्ट का ओपिनियन हो सकता है, आपका ओपिनियन हो सकता है, बट हमारे पास इसको चेक करने के लिए डेटा नहीं है। तो डेटा जब हम उठाएंगे उसको हम इवेल्युएट करेंगे, उसके हम फैक्ट्स को देखेंगे, उनके फिगर्स को हम चेक करेंगे, एक रिजल्ट लेकर आएंगे कि सच में एमजे नरेगा जो स्कीम है उसने पॉवर्टी लेवल्स को रिड्यूस किया है या नहीं किया है, वो आएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। अगली वीडियो में हम बाकी का चैप्टर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिन्हें इकोनॉमिक्स बोरिंग लगता है। तो बाय बाय एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।